हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 12th ऑफ फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। लेट्स सी कि आज के पेपर में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। सो आज के हम फ्रंट पेज की बात करें, सो दिस न्यूज़ इज समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स कि यूपी में जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने पार्टी क्विट कर दी, है ना। तो ये नहीं, उन्होंने अपनी पोस्ट से क्विट कर दिया, अभी पार्टी क्विट नहीं करी, अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया कि आई विल नॉट बी दी पार्ट ऑफ यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टुडे। ऐसा करके उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यूपी गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत फेमस मिनिस्टर थे, पहले बीएसपी में रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य। फाइनली फिर वो 2016 में बीजेपी में आ गए थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा बीजेपी के टिकट पर और फिर उनको कैबिनेट मिनिस्टर ही बना दिया गया था। एंड ये लीडर अपोजिशन भी रहे हैं इन दी यूपी के लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं और लीडर ऑफ द हाउस भी रहे हैं, दोनों रहे हैं। जब 2012 में समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे। 2007 में जब बीएसपी की गवर्नमेंट थी, बहुजन समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब ये लीडर हाउस ऑफ द लीडर है। ठीक है, तो बहुत बहुत प्रोमिनेंट लीडर है ओबीसी कास्ट के लिए। एंड यूपी के जब हम इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर कास्टिज्म चलता है और ये रियलिटी है। मतलब अगर आपका ओबीसी का कोई मेजर लीडर शिफ्ट होता है किसी और पॉलिटिकल पार्टी में तो उस पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट होता है। ठीक है, सो यही चीज बताई गई कि यूपी गवर्नमेंट के जो मेजर सीनियर मिनिस्टर हैं, लेबर मिनिस्ट्री इनके कंट्रोल में थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और अपनी मिनिस्ट्री से अभी पार्टी नहीं छोड़ी है, बट देयर आर चांसेस कि वो समाजवादी पार्टी में चले जाएं। सो अगेन दिस समथिंग अबाउट पॉलिटिक्स कि पंजाब में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। इस चीज को लेकर जो कांग्रेस की चीफ है, या हम बोल सकते हैं यूपीए की चीफ सोनिया गांधी, उन्होंने पैनल बनाई है कि कांग्रेस में कैसे गवर्नमेंट रन करेगी। कांग्रेस, सॉरी, पंजाब में कांग्रेस कैसे इलेक्शन लड़ने वाली है, उसके लिए पैनल बनाई है कि आपका काम ये रहेगा, आपका काम ये रहेगा। उस पैनल में नवजोत सिंह सिद्धू तो थे, लेकिन जो दो मेजर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चानी एंड सुनील जखर, जो कि फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, पीसीसी पंजाब पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे, वो एब्सेंट रहे। ठीक है, तो दोनों पॉलिटिक्स हैं तो स्किप करना है। Yes, so we're moving further towards the today's newspaper's important news. The first important news is about कि गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया, अब वोडाफोन आइडिया देखा जाए तो पहले एक समय पे अलग अलग कंपनी हुआ करती थी, बट आफ्टर दी जियो बहुत कंपनीज को लॉस हुआ, सारी कंपनीज को लॉस हुआ, जियो को प्रॉफिट हुआ, सारी टेलीकॉम कंपनी को। एक तरीके से डर था कि मोनोपोली क्रिएट ना कर दे जियो अपनी, लेकिन फिर धीरे धीरे मोनोपोली तो नहीं क्रिएट हो पाई, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने कैप्चर कर लिया। एयरटेल का मार्केट शेयर कैप्चर किया और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ा ना, वो आइडिया और वोडाफोन पे पड़ा, आइडिया वोडाफोन के मार्केट पे पड़ा। तो फिर आइडिया और वोडाफोन को साथ में आना पड़ा। तो वोडाफोन इज अ बेसिकली ब्रिटिश कंपनी, पहले ये हच हुआ करती थी, अगर कभी ऐड देखा होगा तो। बेसिकली थी तो ये फिनलैंड की कंपनी, मतलब स्कैंडिनेवियन कंट्री में से किसी कंपनी थी हच। फाइनली फिर ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ने इसको खरीदा एंड वोडाफोन आइडिया ने साथ में मिलकर काम किया कि अराउंड 44 एंड 35% एक शेयर था कि 44% 35% आइडिया का होगा, 44% वोडाफोन का होगा, और वीआई करके एक कंपनी बनी थी। दोनों ने साथ मिलकर कंपनी रन करना स्टार्ट करी, टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। और अभी याद होगा तो स्पेक्ट्रम का ऑक्शन था और स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में आइडिया ने अराउंड 16,000 करोड़ रुपीस का स्पेक्ट्रम खरीदा, 16,000 करोड़ रुपीस का स्पेक्ट्रम खरीदा। लेकिन आइडिया के पास इतना रेवेन्यू है ही नहीं कि वो गवर्नमेंट को पैसा दे सके, तो गवर्नमेंट को उन्होंने इक्विटी के फॉर्म में कंपनसेशन दिया है, पैसा दिया है ना। तो अब वोडाफोन आइडिया में गवर्नमेंट सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, तो 35.8% गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया वोडाफोन आइडिया का स्टेक। ठीक है, तो अब जो आइडिया वोडाफोन में बात करें तो 35.8% अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, वोडाफोन से भी ज्यादा और आइडिया से भी ज्यादा। मूविंग फर्दर, सो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, उन्होंने बोला है कि ऑर्डर उन्होंने इशू किया कि टिल द फर्दर ऑर्डर हम लोग प्राइवेट ऑफिसेस को जो कि दिल्ली में स्टैब्लिश है उनको हम क्लोज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19 एंड द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट।
है ना। और उन्होंने ये चीज बोली है कि हम इसको जल्दी जल्दी लिफ्ट आउट कर लेंगे, बिकॉज वी एज अ गवर्नमेंट आर नॉट इन द फेवर ऑन वी आर नॉट इन द फेवर टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पीपल। तो इसी के चलते हम लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम लोग डिसीजन को लिफ्ट आउट कर देंगे। एंड लेकिन जब तक अभी ये फियर है, जब तक केसेस राइज हो रहे हैं, प्राइवेट ऑफिसेज जो है इन दी कैपिटल ऑफ दिल्ली वो अब क्लोज रहेंगे। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की हम बात करें, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमें बहुत बड़ा है। तो देखा जाए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या, तो इट्स अ रीवैम्प ऑफ ल्यूटेंस दिल्ली, या हम बोल सकते हैं ल्यूटेंस दिल्ली से ज्यादा हम उसको अगर और थोड़ा सा बेसिकली प्रिसाइज होके बात करें, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और सेक्रेटरिएट। राष्ट्रपति भवन जहां पर है, तो उसको अगर जो दिल्ली का होगा उसको पता होगा, ल्यूटेंस दिल्ली बोलते हैं उसको। ल्यूटेंस दिल्ली इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि जिन्होंने डिजाइन किया था राष्ट्रपति भवन कहाँ होना चाहिए, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग्स और ये सारी चीजें, तो वो एडवर्ड ल्यूटेंस थे। तो वो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने डिजाइन किया था कि कहाँ कहाँ क्या होना चाहिए, तो उसी को ल्यूटेंस दिल्ली बोलने लगे। तो ल्यूटेंस दिल्ली समथिंग लाइक के ऐसा सोच सकते हैं, ल्यूटेंस दिल्ली मतलब जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं पर ही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट, आपका सेक्रेटरिएट, आपका एवरीथिंग। ओके, तो वही चीज बताएगी पार्लियामेंट भी। इंडिया गेट भी ल्यूटेंस दिल्ली में ही आता है। तो सेंट्रल विजन प्रोजेक्ट इसलिए प्रोमिनेंस रखता है अभी के करंट सिचुएशन में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर, या हम बात करें दिस ईयर, नॉट नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर ऑन 15th August 2022 विल कंप्लीट 75 years इंडिपेंडेंस। और इस दिन 75 years कंप्लीट होंगे, तो गवर्नमेंट ने एक फेस्टिवल अनाउंस किया है, अमृत महोत्सव। ठीक है, आजादी अमृत महोत्सव। तो आजादी अमृत महोत्सव देखा जाए तो वो स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम 15th August 2022 से, और इसके लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और रिपब्लिक डे की परेड भी होगी ऑन 26 जनवरी। उसमें भी प्रॉब्लम्स राइज होने वाली हैं, बिकॉज कोविड-19 का फियर आ गया, कोविड-19 केसेस बढ़ गए और प्रोजेक्ट भी डिले हुआ बिकॉज ऑफ द रेन। और ये खुद बेसिकली हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर, फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, फॉर्मर है एंड अभी अर्बन अफेयर मिनिस्टर है, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने खुद बोला है एक सूरत की कि होपफुली हम लोग देखा जाए, होपफुली हम लोग अमृत महोत्सव, आजादी अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट करेंगे इन दिल्ली। अब होपफुली उन्होंने बोला, मतलब इसका मतलब है कि डिले हो सकता है, द चांसेस ऑफ डिले ड्यू टू द कोविड-19 एंड ड्यू टू द रेनी सीजन। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार लगाई है तमिलनाडु स्टेट को और केरला स्टेट को। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि आप दोनों स्टेट्स कभी भी आ जाते हो मुल्ला पेरियार डैम के इशू को लेकर, है ना। तो उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि हम लोग यहां पर मुल्ला पेरियार डैम को एडमिनिस्टर करने के लिए नहीं बैठे, हम लोगों ने कमेटी बना दी है। हम लोगों ने जब सुपरवाइजरी कमेटी बनाई है, और सुपरवाइजरी कमेटी का काम है कि मुल्ला पेरियार डैम के इशू को लेकर देखे, तो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट क्यों आ जाते हैं? कभी केरला आ जाता है और कभी आपका तमिलनाडु आ जाता है। तो अब मुल्ला पेरियार डैम इशू है क्या, वो समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मुल्ला पेरियार डैम की बात करें, तो मुल्ला पेरियार डैम है तो इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उडुकी, इन दी स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, तो जब स्टेट ऑफ केरला में है तो भैया डैम पे कंट्रोल किसका होना चाहिए? केरला गवर्नमेंट का। बट ऐसा नहीं है, कॉलोनियल एरा में ब्रिटिशर्स ने ये डैम बनाया था और केरला उस समय ट्रेवेंकोर किंगडम में आता था। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स ने बनाया वो डैम, तो ट्रेवेंकोर किंगडम ने उसको ब्रिटिशर्स को 999 इयर्स की लीज पे दे दिया, या बोल सके 1000 इयर्स की लीज पे दे दिया टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है आपका मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसको प्रेजेंट में हम लोग तमिलनाडु बोलते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन वो लीज एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट रहा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, तो इसी के चलते केरला स्टेट भी बन गया। तो केरला में जो इडुकी डिस्ट्रिक्ट में जो मुल्ला पेरियार डैम बना हुआ है, वहां पर आपका वहां उस डैम पर तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और पेरियार रिवर निकलती है, तो पेरियार रिवर जो है वो इडुकी डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होती है। बाकी द ओरिजिन ऑफ द पेरियार रिवर
इट्स ऑल्सो अ बोन ऑफ कंटेंशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पे क्लैरिफिकेशन दे दी थी कि पेरियार रिवर जो है वो केरला से ओरिजिनेट होती है, तमिलनाडु बोलती है कि नहीं हमारे यहाँ से ओरिजिनेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सो इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। अगर हम केरला के मैप से देखें तो साउथ ईस्टर्न पार्ट से ओरिजिनेट होती है एंड वेस्टवर्ड फ्लो होती है। वेस्टवर्ड फ्लो का मतलब कि वो बेसिकली अरेबियन सी में मर्ज होती है, बट मुल्ला पेरियार डैम बीच में आ जाता है और पेरियार रिवर को डाइवर्ट करता है ना। पूरा डाइवर्ट नहीं करता, अभी भी पेरियार रिवर जो है वो मर्ज होती है आपका अरेबियन सी में, ठीक है, ऑन दी वेस्टर्न साइड। लेकिन कुछ वाटर डाइवर्ट कर देता है और वो तमिलनाडु की जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है, जो एरिड रीजन है, उनमें वाटर फ्लो करवाता है, उनमें वाटर देता है। एंड पेरियार रिवर का जो वाटर है जो डाइवर्ट होता है ईस्टर्न साइड पर, वो वैगई रिवर को ज्वाइन कर देता है। जो वैगई वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इन दी स्टेट ऑफ तमिलनाडु, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, और हिस्टोरिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। मदुरई आपने सुना होगा, तो मदुरई में जो टेम्पल्स है, मीनाक्षी टेम्पल, वहां पर आपका वैगई रिवर वैगई रिवर ही निकली हुई है। हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वैगी रिवर, और आपका माइथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वैगी रिवर। सो ये मुल्ला पेरियार डैम का इशू है। और केरला गवर्नमेंट का इसमें क्वेश्चन ये है, केरला गवर्नमेंट बोलती है कि मुल्ला पेरियार डैम इतना पुराना है, तो जो लिमिट लगा के रखी है डैम की कैपेसिटी की 152 मीटर सेंटीमीटर, उसको कम करो, 139 पे ही लेके आओ या 142 मैक्स टू मैक्स। बट तमिलनाडु अपनी बात पे अटल है कि भाई 152 हम लोग स्टोर करके रखेंगे, 152 सेंटीमीटर तक स्टोर करके रखेंगे, 152 सेंटीमीटर नहीं, फीट, 152 फीट तक हम लोग स्टोर करके रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि कंस्ट्रक्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 152 फीट तक स्टोर करके रख सकता है। केरला गवर्नमेंट का इसमें यह है कि अगर भाई गलती से भी डैम ब्रेक हो जाता है तो प्रॉब्लम हमारे स्टेट को होगी, क्योंकि स्टोरेज जो है वो हमारे साइड को है। आप तो बस डैम से रिवर वाटर डाइवर्ट करते हो अपने स्टेट में, लेकिन अगर डैम को कुछ होता है जहां वाटर स्टोर है, तो सीधा सीधा जो पेरियार रिवर में इतना फ्लो हो जाएगा, इतना फ्लो पानी होगा कि आधा केरला डूब सकता है। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव टू द स्टेट पेज, लेट्स सी स्टेट पेज में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है आज। या सो व्हाट हैपन, एक पर्सन है आरटीआई फाइल करी, और आरटीआई में सिंपल सी बात उसने पूछी कि नीट बिल जो है, जिसको अगर हम थोड़ा सा ऑफिशियली या फॉर्मली अगर हम इस बिल का नाम देखें, तो वो है तमिलनाडु एडमिशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्स बिल 2021। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बिल, तमिलनाडु की जितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, नॉट आपके सेंट्रल मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट मेडिकल कॉलेजेस तमिलनाडु के, वो सारे के सारे नीट की एम्बिट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक व्यापम स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश में, तो व्यापम स्कैम की वजह से पीएमटी पहले होता था, मतलब पहले स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट ही एग्जामिनेशन कराती थी, बट ड्यू टू द व्यापम स्कैम, जो कि शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट में हुआ था, बहुत बड़ा स्कैम था, बट इतना लाइमलाइट नहीं ले पाया वो। अभी एक सीरीज भी आई है विसल ब्लोअर, वो उसी पे बेस्ड है। सो इसी के चलते गवर्नमेंट का डिसीजन यही था कि मेडिकल फील्ड जो कि आगे चलकर ह्यूमंस पे इंपैक्ट डालती है डायरेक्टली, तो उसके लिए हम लोग नेशनल लेवल एग्जाम कराएंगे। तो नीट एग्जाम हुआ था, नीट पहले भी होता था, बट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फॉर द एम्स, लेकिन अब सारे मेडिकल कॉलेजेस अब नीट के अंडर आते हैं। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट के कंसर्न थे, उनके अलग कंसर्न थे, उनका ये कहना था कि नीट का एग्जाम जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बेनिफिट होता है, ड्यू टू, क्योंकि नीट का जो पेपर है वो इंग्लिश में आता है, हिंदी में आता है, और तमिलनाडु के जो बच्चे हैं उनकी जो मदर टंग है और उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो तमिल है, तो इसकी वजह से वो बेनिफिट नहीं उठा पाते। और तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेज जो है वो तमिलनाडु के रेसिडेंट्स के तमिलनाडु के टैक्स पेयर्स जो है उनके पैसों से बना हुआ है, तो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। तो इसी चीज को लेकर आरटीआई फाइल की गई कि भैया नीट बिल कहां तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो राज तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास तो कर दिया था नीट बिल, बट आर एन रवि जो है, जो कि गवर्नर है आपके तमिलनाडु के, वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे बिल को टू दी प्रेसिडेंट। तो वही बोला जा रहा है कि भैया आरटीआई के थ्रू क्या फॉरवर्ड करो। मूविंग फर्दर, सो अच्छा, इसमें इसमें सिर्फ एक चीज पढ़नी है हमको, एंड वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री कुसुम, एंड इट्स अबाउट दी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, सुरक्षा एवं आपका उत्थान महाअभियान, ये कुसुम है। अब ये है क्या, पहले ये समझ लो। अगर फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म याद करने से
हो तो सकता है डायरेक्टली आप आंसर दे पाओ, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपको पता होना स्कीम के अंडर क्या है, तो फुल फॉर्म आप आराम से पता लगा सकते हो। अब जैसे कि कुसुम है, तो अब कुसुम के से कुछ भी स्टार्ट हो सकता है ना, लेकिन अगर आपको पता है इट्स समथिंग रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, तो एक एक आराम से आपको पता लग जाएगा कि किसान से रिलेटेड है। ठीक है, एंड अगर ये पता लग जाए आपको कि भाई एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो ऊर्जा आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे फुल फॉर्म आराम से पता कर सकते हो अगर आपको मीनिंग पता हो स्कीम का। तो फुल फॉर्म याद करने पे, रटने पे कभी मत जाओ, रट्टाफिकेशन मत करो, रोट लर्निंग मत करो, जस्ट अंडरस्टैंड दी स्कीम्स। उसके बाद आपको ऑलरेडी फुल फॉर्म्स याद हो जाएंगे। ऑलरेडी जब मनरेगा है तो मनरेगा आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये अनस्किल्ड वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलो, तो अब कुसुम है क्या? तो कुसुम बेसिकली है क्या, अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में देखा जाए तो अराउंड 40% ऑफ द लैंड इन राजस्थान आर एरिड रीजन या फिर डेजर्टेड एरिया है। एग्रीकल्चर वहां भी होती है राजस्थान में, बट ऑन द ईस्टर्न साइड। ठीक है, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वहां एग्रीकल्चर होती है। बट ऑन द वेस्टर्न साइड जहां जैसलमेर है, वहां एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती, और होती भी है तो ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे 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 बहुत कम लैंड्स मिलती है जो कि फर्टाइल हो। लेकिन वहां पर भी फार्मर्स के पास जमीन तो है, लेकिन जमीन का यूज कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, पीएम कुसुम, और उस स्कीम के अंडर फार्मर्स लोन ले सकता है टू दी बैंक्स, और उस लोन के पैसे से वहां पर सोलर प्लांट स्टैब्लिश करे, और सोलर प्लांट स्टैब्लिश करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी बेच सकता है, जिससे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएंगे। अभी फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी जरूरत पड़ती है, तो फार्मर्स इलेक्ट्रिसिटी कहां लगाए? अब इलेक्ट्रिसिटी लगानी है तो भाई हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कहां से यूज करते हैं? हम लोग बेसिकली आपका कोल से ज्यादा हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कोल से होती है, बट हमें अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है कोल पर। तो गवर्नमेंट की स्कीम लेके आई थी कुसुम, कि भाई जो बैरन लैंड है, जहां पर एग्रीकल्चर जो नॉन फर्टाइल लैंड है, और फार्मर्स वहां पर कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं, उनकी उन फार्मर्स को हम लोन दे, बैंक लोन देगा, और वो लोन के थ्रू, उस पैसे के थ्रू वो लोग वहां पर सोलर पावर प्लांट्स लगाएंगे, और सोलर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो लोग वो पावर बेच सकते हैं टू दी डिफरेंट फार्मर्स, जिससे वो लोग भी पैसा कमाएंगे, और जो फार्मर्स जो इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं उनको भी कम रेट पे, और कम रेट पे पैसा मिलेगा, और एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा है। अब क्वेश्चन उठता था कि अगर किसी फार्मर को नहीं करना, तो वो फार्मर किसी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी लीज पे दे सकता है अपनी जमीन, और वो प्राइवेट एंटरप्राइज उस एरिड रीजन पर, उस एरिड लैंड पर अपने सोलर पावर प्लांट्स लगा देगा। तो यही बताया गया कि राजस्थान में अभी तक 11 सोलर पावर प्लांट लग चुके हैं अंडर दी पीएम कुसुम स्कीम। ठीक है, तो कुसुम याद रखना, इट्स प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, चलो, क्योंकि उत्थान मतलब बेसिकली क्या, वेलफेयर, उत्थान मतलब आपके लिए अच्छा कर रहा है। मूविंग फर्दर टुवर्ड दी स्टेट न्यूज अगेन। सो मद्रास हाईकोर्ट ने सेंटर को नोटिस दिया है डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर। अब डैम सेफ्टी एक्ट क्या था? डैम सेफ्टी एक्ट के अंदर दो नेशनल बॉडीज बनाई जाएंगी। एक नेशनल बॉडी का काम होगा कि जितनी भी डैम्स हैं उन डैम्स में चेक करना कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पॉलिसी बनाना। और दूसरी बॉडी, वो भी नेशनल बॉडी होगी, उस बॉडी का काम होगा कि जो पॉलिसीज जो फर्स्ट बॉडी ने बनाई थी उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। और डैम्स की हम बात करें तो डैम्स जो है तो स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं, क्योंकि डैम कहां बनते हैं? जमीन पे बनते हैं, है ना, लैंड पे बनते हैं। और लैंड जो है वो किसके एम्बिट में आती है? स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट में आती है। तो तब मद्रास हाईकोर्ट का यह कहना है कि ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, इससे फेडरलिज्म ब्रीच हो रही है। तो यही चीज बताई गई कि तमिलनाडु हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने बेसिकली सेंटर को ऑर्डर दिया है कि डैम सेफ्टी, ऑफ सॉरी, नोटिस इशू कर दिया अबाउट द डैम सेफ्टी बिल, डैम सेफ्टी एक्ट को लेकर। अब तो बिल नहीं रहा, एक्ट बन गया। चलो, मूविंग फर्दर। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि परमवीर सिंह जो है, जो कि फॉर्मर पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, उनको ट्रस्ट नहीं है पुलिस के ऊपर, महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर। हुआ क्या, परमवीर सिंह का यह कहना है कि जो मैंने जो मैंने इशू रेस किए कोहजन से रिलेटेड, जो मैंने इशू रेस किए करप्शन से रिलेटेड बाय द यूनियन फॉर्मर स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख,
वो केसेस एसबीआई सीबीआई को हैंड ओवर कर देने चाहिए। महाराष्ट्र पुलिस में मुझे ट्रस्ट नहीं है, ये चीज बताया गया। और उन्होंने अपने आप को, सॉरी गाइस, उन्होंने अपने आप को विसिल ब्लोअर बोला है। विसिल ब्लोअर का मतलब जो करप्शन या फिर जो जो करप्शन या फिर जो बहुत बड़े किसी इवेंट को पब्लिक करते हैं। मूविंग फर्दर, अच्छा एक चीज याद रखना, कल्चरल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, दैट्स अबाउट दी पेटाथुल्ला। ठीक है, तो पेटाथुल्ला इज बेसिकली साबरीमाला टेम्पल का फेस्टिवल होता है हर साल। और पेटाथुल्ला इज अ सेक्रेड डांस, है ना, जो कि डिवोटीज करते हैं, बाय दी डिवोटीज ऑफ साबरीमाला टेम्पल। एंड ये तब किया जाता है डांस जब साबरीमाला फेस्टिवल जो है वो उसका लास्ट डे हो। तो बताया गया कि पेटाथुला जो है वो अभी एरुमिली में होने वाला है। एरुमिली मतलब इन दी स्टेट ऑफ केरला, वहां होगा। बस याद रखने की क्या जरूरत है, पेटाथुला, तो इट्स अ सेक्रेड डांस conducted by the devotees of the Sabrimala, and it held on the last leg of annual Sabrimala pilgrimage. Moving further, या तो आज के हम एडिटोरियल की बात करें तो आज हमारे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द जीएसटी कंपनसेशन से रिलेटेड है, इसको हम बहुत थॉरली पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा इसमें। इकोनॉमिक एडिटोरियल्स पढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इकोनॉमिक टर्म्स होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगती है ना तो इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। द नेक्स्ट वन हेट स्पीच रिलेटेड है, इसको अपन पढ़ेंगे। ये सिंपल है एंड हेट स्पीच वाला, बट दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड आपको ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से सुनना भी होगा। चलो अब ये है क्या, चलो समझते हैं। देखो, बात करें तो ऑथर सिंपल सी बात बोल रहा है कि कोविड 19 की वजह से, यहां पर सिंपल सी बात उन्होंने, ऑथर ने जो बोली है, यहां पर उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि भाई कोविड 19 की वजह से स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस हुआ। और स्टेट की डिमांड थी, सारे स्टेट्स की डिमांड थी कि जीएसटी कंपनसेशन को और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए, जिससे हमारा जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वो रिकवर हो जाए। अब उसके लिए हमें पहले पूरा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि भाई जीएसटी कंपनसेशन होता क्या है जीएसटी कंपनसेशन। ठीक है, तो अब ये तो पता लग गया कि भाई कि पैसा, रेवेन्यू लॉस तो हुआ है इस कोविड 19 के समय स्टेट को। स्टेट ये बोल रही है कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए। मतलब 5 साल पहले, मतलब 5 साल से, 5 साल ऑलरेडी जीएसटी कंपनसेशन दिया जा रहा था या दिया जाएगा 5 साल तक, और 5 साल के लिए एक्सटेंशन मांग रहा है स्टेट। टोटल 10 ईयर्स के लिए जीएसटी कंपनसेशन हो होने की बात हो रही है तो 5 साल तक। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑन दी जीएसटी एक्ट में लिखा हुआ है कि 5 साल तक जीएसटी कंपनसेशन दिया जाएगा, बट स्टेट आर डिमांडिंग फॉर मोर 5 ईयर्स, एक्सटेंशन ऑफ जीएसटी कंपनसेशन फॉर 5 ईयर्स। और वही ऑथर का कहना है, ऑथर का भी, ऑथर इन द फेवर ऑफ द स्टेट, एंड ही इज सेइंग कि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना है, अगर रेवेन्यू लॉस ना हो, इकोनॉमिक स्लोडाउन ना आए, तो हमें स्टेट को जीएसटी कंपनसेशन देना चाहिए। और जीएसटी कंपनसेशन इट्स अ रिफॉर्म एंड इट्स ओनली द सोल्यूशन, जिससे स्टेट्स के जो रेवेन्यू है और जो इकोनॉमिक स्लोडाउन है वो रिकवरी हो सके, और उसको 5 साल के लिए एक्सटेंड कर देना चाहिए। ये ऑथर का कहना है, वो फेवर में है। तो पहले समझ लेते हैं। तो अपन ये तो समझ लिया कि भाई सारे स्टेट्स डिमांड कर रहे हैं कि जीएसटी कंपनसेशन जो है वो एक्सटेंड कर देना चाहिए फॉर मोर 5 ईयर्स, बिकॉज क्योंकि हमारा रेवेन्यू जो है बहुत इंपैक्ट हुआ है बिकॉज ड्यू दी कोविड 19 पैंडेमिक। ठीक है, तो और जीएसटी कंपनसेशन की बात करें, जीएसटी कंपनसेशन जो है वो जून 2022 में एंड होने वाला है। तो मतलब जून, या हम बोल सकते हैं जुलाई 2017 से देना स्टार्ट हुआ था और जून 2022 में एंड हो जाएगा। मतलब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और 5 साल एक्सटेंशन की स्टेट बात कर रहे हैं। अभी है क्या, देखो, इंडिया में जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल हो गया था फ्रॉम दी 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, और जीएसटी जो है वो आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 से, और जीएसटी एक्ट बन गया। ठीक है, अब देखा जाए तो जीएसटी की हम बात करें तो पहले क्या था, टैक्स सिस्टम जो था वो बहुत डाइवर्सिफाइड था, या हम बोल सकते हैं यूनिफाइड नहीं था। स्टेट अपना अलग टैक्स लेता था, सेंटर अपना अलग टैक्स लेता था। लेकिन ऑन दी लाइन ऑफ वन नेशन वन टैक्स, इंडिया में जीएसटी आया और जितने भी लार्ज नंबर ऑफ सेंटर और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्स को। अब इंडिया में हम बात करें तो जीएसटी के आने से हुआ क्या कि जीएसटी जो है वो कंजम्पशन पर टैक्स लगता था, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पर।
और पहले जो टैक्स सिस्टम था इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। मतलब आप मैन्युफैक्चर करोगे, आपने मैन्युफैक्चर कोई चीज कर ली, आपने लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जीएसटी के अंदर क्या है? जीएसटी के अंदर अब जितना कंज्यूम करता है, जितना कंजम्पशन होगा, उतना टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि लैपटॉप बन गया, लैपटॉप तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, तो पहले क्या था, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स दिया, ठीक है, ये था, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को बेनिफिट होता था। अब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में टैक्स रेजिम लगता था, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल लेते हैं कि तमिलनाडु स्टेट में एचपी का प्लांट खुला हुआ है और वो एचपी ने लैपटॉप बनाया, ठीक है। एचपी ने लैपटॉप बनाया तो एचपी को टैक्स देना होगा टू दी तमिलनाडु स्टेट, क्योंकि तमिलनाडु स्टेट में मैन्युफैक्चर्ड हुआ। तो पहले जो टैक्स था वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, लेकिन अब क्या है, कंजम्पशन पर। मान के चलो अब क्या है टैक्स, अब कैसे सिस्टम हो गया है जीएसटी के अंडर कि तमिलनाडु में जो का एचपी की जो फैक्ट्री है वो 1000 लैपटॉप्स निकाल रही है, 1000 लैपटॉप्स बना रही है। तो अगर हम पुराने टैक्स रिजीम पे जाए तो 1000 लैपटॉप्स पे जो टैक्स है वो तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चर हुए। लेकिन अब क्या है, अब कंजम्पशन पे आ गया अंडर द न्यू टैक्स रिजीम जीएसटी। अब एचपी के जो लैपटॉप्स बने 1000, वो अब डिफरेंट स्टेट्स में भी जाएंगे, गुजरात में भी जाएगा, बिहार में भी जाएगा। तो बिहार क्या है, बिहार में किसी पर्सन ने खरीदा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिहार में कोई पर्सन है प्रिंस, उसने ये लैपटॉप खरीदा, तो प्रिंस टैक्स देगा किसको, बिहार स्टेट गवर्नमेंट को। तो कंजम्पशन पर टैक्स लगना था जीएसटी के अंडर, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पर, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से लगा आ रहा था। तो बहुत सारे स्टेट जो थे, सदर्न स्टेट स्पेशली और गुजरात ऑल्सो, वो बोलने लगे कि भाई हमारे को तो रेवेन्यू लॉस हुआ जीएसटी के आने से। तो सार मेजोरिटी तो नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े स्टेट थे जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज खुली हुई थी, बड़े बड़े पावर प्लांट्स खुले हुए थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करना स्टार्ट कर दिया। अरे भैया, ऐसा नहीं हो सकता, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हमारा बहुत रेवेन्यू लॉस हो जाएगा इस रिजीम के आने से। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो परेशान मत हो, हम आपके लिए कंपनसेशन देंगे, हम आपको कंपनसेशन देंगे 5 साल के लिए अगर आपको रेवेन्यू लॉस होता है। तो यही है जीएसटी कंपनसेशन, जो कि 5 साल तक मिलना था और 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हो गया था और 5 साल तक दिया जा रहा था कि अगर आपको रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। बाकी इसके चलते सारे स्टेट्स एग्री कर गए और चीजें आगे बढ़ गई। अब अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जीएसटी कंपनसेशन गवर्नमेंट देगी कहां से, ठीक है। तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन सारे स्टेट्स ने पूछा कि आप भैया जीएसटी कंपनसेशन दोगे कहां से, क्योंकि आपको भी जो टैक्स मिलेगा वो टैक्स आप गवर्नमेंट के, वो टैक्स आप पब्लिक के वेलफेयर के पैसा लगाओगे। फिर अगर आप रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ तो फिर आपको भी तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो जाएगा अगर आप हमें कंपनसेट करोगे तो गवर्नमेंट ने बोला आप परेशान मत होइए, हम लोग सेस लगाएंगे। सेस क्या होता है, टैक्स पे टैक्स लगाना। जैसे कि स्वच्छ भारत सेस है, सर्विस टैक्स या सर्विस चार्ज, टैक्स नहीं, सर्विस टैक्स इज अ टैक्स। सर्विस चार्ज, अगर कभी रेस्टोरेंट गए होगे तो वहां पर सर्विस टैक्स अलग लिखा होता है और सर्विस चार्ज अलग लिखा होता है, तो दिस इज सेस। और सेस जो है वो बेसिकली सिन और लग्जरी आइटम्स पे लगता है, और यही गवर्नमेंट का कहना था। जैसे कि टोबैको हो गया, टोबैको मसाला हो गया, सिगरेट्स हो गई, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गए, इन सब पे हम लोग सेस लगाएंगे, टैक्स पे टैक्स। और सेस डायरेक्टली सेंटर के पास आता है और उस सेस जो पैसा कलेक्ट होगा वो पैसा हम कंपनसेशन देने में, आप कंपनसेशन देंगे आपका। तो भाई सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन क्या हो गया, कोविड आ गया। और कोविड आने से क्या हुआ, कंजम्पशन भी कम हुआ, कंजम्पशन कम हुआ, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ तो भैया गवर्नमेंट को भी पैसा नहीं मिला, है ना। और गवर्नमेंट को फिर, अब ऑब्वियस बात है, जब कोविड 19 आया तो लोगों ने ये सिन और लग्जरी आइटम्स खरीदना तो वैसे ही बंद कर दिया। तो जिसके चलते देखा जाए तो गवर्नमेंट को जो जीएसटी कंपनसेशन देना था वो कितना देना था, 3 लाख करोड़। लेकिन इन रियलिटी जीएसटी कंपनसेशन कितना कलेक्ट हुआ, 65,000 करोड़। तो 2.35 लाख करोड़ का क्या है, गैप है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे पाई। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तभी, जब ये इशू रेज हुआ था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया था इस चीज को, कोविड 19 को, और कंपनसेशन देने से मना कर दिया था, भाई हम कंपनसेशन नहीं दे सकते।
क्योंकि हमारे पास भी पैसा नहीं आया, हम लोग डेट में चले जाएंगे। और इसी चीज को लेकर ऑथर ने यही बोला है कि अब अगर हम बात करें तो अब जो है वो जीएसटी कंपनसेशन जो है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, और इसके लिए हमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। ये चीज ऑथर ने बोली है, सिंपल सी बात। बाकी हाँ, और भी बातें बोली गई हैं, बट वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, तो स्किप कर सकते हो। बट ये चीजें याद रखना कि ऑथर का क्या कहना है, जीएसटी कंपनसेशन क्या होता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी का अमेंडमेंट याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या, ठीक है। चलो, अब स्टेट का कंसर्न क्या है? कंसर्न बताया ना कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है, क्योंकि 65,000 करोड़ रुपीज कलेक्ट हुआ सेस के थ्रू, बट 2.35 देना, कंपनसेशन कितना देना चाहिए टोटल? 3 लाख करोड़ का, लेकिन कलेक्ट ही 65,000 हुआ। दूसरा हुआ भाई इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, इसलिए जीएसटी कंपनसेशन एक्सटेंड कर देना चाहिए। फिर तीसरा क्या है कि जो सेंटर का डिवोल्यूशन है उसको डिक्रीज करने की बात कर रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स, कि भैया जो अपना शेयर है उसको आप डिक्रीज करिए। चलो, मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द हेट स्पीच इन द टाइम ऑफ फ्री स्पीच। देखो, अब ये एडिटोरियल क्यों लिखा गया ये तो पता है भाई सबको, क्योंकि हरिद्वार में अभी धर्म संसद जो हुई थी, धर्म संसद में यहां पर हेट स्पीच दी गई, और उसी से रिलेटेड यहां पर एडिटोरियल लिखा गया। अब ये है क्या? तो सबसे पहले जो ऑथर ने यहां पर बताया, सब अब देखो, ऑथर ने भी लिखा, और आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि इंडिया में अगर कोई एक्ट है जो कि डेफिनेशंस बताता है या पनिशमेंट बताता है किसी क्रिमिनल ऑफेंस की, तो वो आईपीसी है, मेजर एक्ट है ना। तो मेजर एक्ट या जनरल एक्ट बोल सकते हैं, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, लेकिन इंडियन पीनल कोड में भी हेट स्पीच की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, और जिसकी वजह से हमें क्लैरिटी नहीं होती, या हमारे पास कोई एक 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 क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम कंक्लूड कर सकें कि ये स्पीच हेट स्पीच है कि नहीं है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस डेल्ट किए हैं, जैसे कि एक कौन सा है, प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि हेट स्पीच क्या है, इज एन हेट स्पीच इज एन of isn't just forget just yeah, it's an effort to marginalize individual based on their membership in the group। अगर आप किसी इंडिविजुअल किसी आप इंडिविजुअल को मार्जिनलाइज करते हो, मतलब उसको आप सेग्रीगेट करते हो, ठीक है। और बताया गया दैट सीक टू डिलिमिटाइज ग्रुप मेंबर्स इन द आई ऑफ मेजॉरिटी, रिड्यूसिंग देयर सोशल स्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस विद इन सोसाइटी। अगर ऐसी स्पीच से अगर उसको आप डिग्रेड करते हो, उसके सोशल स्टैंडर्ड को डिक्रीज करते हो, तो वो हेट स्पीच में आएगा। ये चीज यहां बताई गई। फिर एक और केस हुआ था 2020 में, दैट इज अबाउट कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें भी बोला गया था कि आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड, स्पेसिफिकली कहीं लिखा हुआ था नहीं हेट स्पीच की बात, बट दैट लीगलाइज द हेट स्पीच, और ऐसी स्पीच को वो लीगलाइज करता है जो प्रमोट करती है एनिमिटी और प्रेजुडिस एंड द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी बिटवीन द डिफरेंट क्लास एंड सोसाइटीज, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे कि कौन से सेक्शन है, अपन आगे चल के पढ़ेंगे, वाला केस पढ़ लेते हैं। फिर एक और केस हुआ था, दैट इज अबाउट दी स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तगोड़िया। और स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तगोड़िया में सिंपल सी बात बोली थी, अगर कोई कम्युनल हार्मनी ब्रीच करता है अपनी स्पीच से, तो वो भी हेट स्पीच में आएगा। और जो प्रवासी बालई संगठन केस था 2014 का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि हेट स्पीच होने से होता क्या है, इंपैक्ट बताया था हेट स्पीच का, ठीक है। उन्होंने बताया था कि हेट स्पीच के होने से आप उनकी ग्रुप की एबिलिटी पर टारगेट करते हो, और उनको स्टिमुलस करते हो कि भाई आप आगे, और लोगों को स्टिमुलस करते हो, लोगों को आप एक तरीके से कॉन्फिडेंस देते हो कि आप और फर्दर अटैक कर सकते हो उनकी कम्युनिटीज के ऊपर। फिर अमीश दिवांगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हुआ था, और अमीश दिवांगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सिंपल सी बात बोली, अमीश दिवांगन सुना होगा, अभी तो सीएनबीसी का एंकर है, अभी तो सीएनबीसी का एंकर है, ठीक है। तो बताया था कि अमीश दिवांगन वाले केस में कि हेट स्पीच हैज नो रिडीमिंग और लेजिटिमेट पर्पस अदर देन हेटरेड टुवर्ड्स पर्टिकुलर ग्रुप, ये चीज बताई गई थी। और भी इंडिया में केसेस हुए, जैसे कि इंडिया में केस हुआ था श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सिंपल सी बात बोली थी अबाउट द फ्री स्पीच से रिलेटेड, है ना। फिर एक और हुआ था अरूप भोयन वर्सेस स्टेट ऑफ असम, और अरूप भोयन वर्सेस स्टेट ऑफ असम में क्या बोला था कि मेयर एक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड अनलेस
अगर इंडिविजुअल की स्पीच देने से कोई वायलेंस ना हो, उसमें ये चीज बोली गई थी। तो अब ये चीज आप एप्लीकेबल करा सकते हो हरिद्वार वाले केस में कि आपके स्पीच देने से कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, बट हुए थे, क्रिश्चियन कम्युनिटीज में इंसिडेंट हुए थे। ठीक है। फिर एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम भी हुआ है। उसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सरपास्ड अनलेस द सिचुएशन सो क्रिएटेड इज डेंजरस टू द कम्युनिटी और पब्लिक इंटरेस्ट। ये चीज बताएगी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप रोक नहीं सकते जब तक वो उसको रोक नहीं सकते या सरपास नहीं कर सकते तब तक जब तक किसी कम्युनिटी या पब्लिक इंटरेस्ट पे डेंजर ना आ जाए, तब तक आप रोक नहीं सकते उसको। तो यही चीज बताएगी। तो ये बेसिकली हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में बहुत माइन्यूट सा अंतर है, बहुत माइन्यूट सा अंतर है। अगर आप उस पार चले गए, थोड़ी सी भी एक कदम आगे बढ़ाया तो आप हेट स्पीच में आ जाएगी, और अब थोड़े से पीछे हो तो वो हो भी सकता है कि भाई कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। तो एक बहुत थिन लाइन है, ऑथर का यही कहना है। ओके। बाकी फिर बताया गया कि इंडिया में और भी लॉज हैं जो कि आपके हेट स्पीच को बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले ऑथर ने यहाँ पर लॉ कमीशन की बात करी। तो बताया गया कि भाई लॉ कमीशन बैठी थी आपकी या 267th लॉ कमीशन, और 267th लॉ कमीशन का यही कहना था कि हमें हेट स्पीच से रिलेटेड दो नए प्रोविजंस को ऐड कर देना चाहिए, सेक्शन 153 कैपिटल सी एंड आपका सेक्शन 153 कैपिटल सी एंड सेक्शन 500 कैपिटल ए। और ये दोनों सेक्शन जो है ये बताएंगे कि अगर ये पनिश करेंगे किसी पर्सन को जो कि इंसाइट करता है किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को टू कमिट एन ऑफेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और पनिशमेंट बताई गई थी इसमें कि इसमें पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी आपको 2 साल की सजा और 5,000 रुपए तक का फाइन। ये चीज बताई गई थी। फिर एक और कमेटी बैठी थी आपकी बेज बराऊ कमेटी 2014 में। ये वाली तो विश्वनाथ कमेटी थी, या आप बोल सकते हैं लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी 216 बोली 267। और एक कमेटी बैठी 2014 में, बेज बराऊ कमेटी 2014 में। उसने बोला था कि भाई 153 कैपिटल सी आना चाहिए आईपीसी के अंडर, जो कि क्या है, जो कि किसी पर्सन को पनिश करेगा फॉर दी 5 years अगर वो पर्सन प्रमोट करता है या अटेम्प्ट करता है एक्ट जो कि प्रिजुडिशियल है टू द ह्यूमन डिग्निटी पे। ये चीज बताई गई थी। और इंडिया में देखा जाए तो अभी भी कोई इंडिया में हेट स्पीच को लेकर लीगल पोजीशंस हैं, जैसे सेक्शन 153 कैपिटल ए एंड सेक्शन 153 कैपिटल बी ऑफ आईपीसी व्हिच सेज कि इफ पर्सन व्हिच कॉजेस एनिमिटी और हेटरेट बिटवीन टू ग्रुप्स तो पनिशेबल होगा। ठीक है। सेक्शन 295 कैपिटल ए भी है आईपीसी का, व्हिच सेज कि अगर कोई पर्सन डेलिबरेटली और विथ मैलिशियस इंटेंशन किसी की रिलीजियस फीलिंग को आउटरीच करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। फिर सेक्शन 505 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 भी था। वो भी बेसिकली बताता है कि अगर आप किसी ग्रुप, मार्जिनाइज्ड ग्रुप के अगेंस्ट कुछ पब्लिश करते हो और सर्कुलेट करते हो कंटेंट तो वो भी ऑफेंस है, उसमें ही पनिशेबल की उसको भी पनिश किया जाएगा। यही ऑथर का कहना है। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यही सबसे बड़ा उठता है कि व्हाट आर द मेजर रीजन ऑफ हेट स्पीच। तो दो होते हैं, एक तो होता है फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी और दूसरा होता है कि आप पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की तरफ स्टबर्न है, मतलब आप टॉलरेंट नहीं हो दूसरी आइडियोलॉजी की तरफ। दो मेन रीजन होता है, सुपीरियरिटी की फीलिंग और दूसरी कि आप दूसरी जो आइडियोलॉजी है, डिफरेंट आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेशनल न्यूज। सो सुप्रीम कोर्ट आज हरिद्वार के हेट स्पीच से रिलेटेड आज जो केस था, प्ली था, वो हियर करेगा। मूविंग फर्दर, इन दी नागालैंड जो वायलेंस हुआ था, आर्मी ने किया था मॉ डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें 14 लोगों की डेथ हुई थी, 14 सिविलियंस की डेथ हुई थी, उसको लेकर असम गवर्नमेंट ने, उसको लेकर नागालैंड गवर्नमेंट ने एसआईटी बनाई थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो कि इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करेगी। और एसआईटी ने नागा किलिंग्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट कर दी है टू दी स्टेट गवर्नमेंट। बट स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे रिपोर्ट में क्या है, तो वी डोंट नो कि इस रिपोर्ट में है क्या, बट सबमिट हो चुके हैं। सो इट्स अबाउट ब्रह्मोस। तो ब्रह्मोस ने जो उसका एडवांस वेरिएंट है उसको टेस्टिंग करी एंड टेस्टिंग उसकी सक्सेसफुल रही। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझो। तो ब्रह्मोस जो है कि बेसिकली इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ डीआरडीओ, जो कि इंडिया का डिफेंस मेकिंग कंपनी है,
और रशिया की डिफेंस मेकिंग कंपनी है, उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के बेस पे ब्रह्मोस मिसाइल बनाई गई। तो ब्रह्मोस मिसाइल हम बात करें तो जो ब्रह्मा है, जो BHAR है ना, BRAH, ब्रह्मपुत्र रिवर से लिया गया। एंड मोस जो है, तो मोसाव एक रिवर है रशिया में, उन दोनों को मर्ज करके ब्रह्मोस बनाया गया। तो ब्रह्मोस मिसाइल, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इट्स एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस और आपका वाटर टू वाटर है, क्या है? तो ब्रह्मोस मिसाइल बेसिकली देखा जाए तो इट्स मल्टी डायमेंशनल मिसाइल, सरफेस टू सरफेस भी है, एयर टू एयर भी है, आपका सी टू सी भी है। तो अभी जो सुपरसोनिक, इट्स अ सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। एंड अभी जो टेस्ट किया गया एडवांस वेरिएंट, इट्स सी टू सी। वन मोर थिंग, ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 2.3 मैक है। मैक इट्स अ बेसिकली, जैसे किलोमीटर होता है ना, किलोमीटर होता है, तो साउंड का ये स्टैंडर्ड है कैलकुलेशन करने का। अगर हम 2.3 को अगर हम बात करें, 2.3 इट्स मीन्स 2.3 मैक, मतलब इट्स 3 times फास्टर देन दी स्पीड ऑफ साउंड। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है टू दी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे स्टेट्स को बोला है कि भैया, प्रिजन में जितने भी ट्रांसजेंडर पर्सन हैं उनको सेफगार्ड करने की आपकी ड्यूटी है, और हो सके तो उनके लिए आप डिफरेंट चैम्बर्स बनाइए, डिफरेंट प्रिजन्स बनाइए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं। मूविंग फर्दर, सो हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को इस साल 83rd रैंक मिली है। अब रैंकिंग किस बेस पे दी जाती है ये देखना। तो हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स देता है ना, वर्ल्ड 2005 से दे रहा है। ये रैंकिंग इस बेस पे दी जाती है कि आपके पास जिस कंट्री का पासपोर्ट है, और जिस कंट्री का पासपोर्ट है मतलब आप पासपोर्ट होल्डर हो उस कंट्री के, तो आपके पास कितना एक्सेस है, कितने डेस्टिनेशन में आपके पास एक्सेस है विदाउट गेटिंग वीजा, विदाउट प्रायर वीजा, आपके पास उस पासपोर्ट का यूज करते हुए आप कितने कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। और ये जो हेंसले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये डेटा लेता है फ्रॉम द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ठीक है, इंडिया की लास्ट ईयर जो रैंक थी वो आपकी 90th थी। अब इंडिया की रैंक जो है वो कौन सी होगी, आपका 83rd। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सा ऑब्जर्वेशन निकाला है। उन्होंने बोला है कि अगर किसी एमएलए को 1 साल के लिए सस्पेंड किया जाता है टू टू अटेंड द लेजिस्लेटिव असेंबली मीटिंग, या टू बी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो बहुत बुरा है फ्रॉम द एक्सपल्शन। इससे अच्छा है कि एक्सपल्शन हो जाए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि वो 1 साल तक उस लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इसके चलते सस्पेंशन ऑफ द एमएलए इज इट्स वर्स देन एक्सपल्शन ऑफ द एमएलए। मूविंग फर्दर, सो इंडिया में रिकॉर्ड 1.85 लाख केसेस अराइज हुए यस्टरडे, ये चीज बताई गई। तो सागर माला में, अब ये गंगा सागर मेला होता क्या है वो समझ लो। गंगा सागर मेला बेसिकली, अगर हम संक्रांति की बात करें, संक्रांति जो है इंडिया में मनाई जाती है, और इंडिया का देखा जाए तो इंडिया का न्यू ईयर संक्रांति होता है, मकर संक्रांति होती है। और सागर आइलैंड है जहां पर जो रिवर गंगा है वो उसका माउथ है, मतलब वो सीधा मर्ज हो जाती है इन दी वे ऑफ बंगाल, वहीं सागर आइलैंड है। वहां पर बहुत सारे लोग ऑन दी डे ऑफ संक्रांति आते हैं एंड डिप लेते हैं इन दी गंगा में। तो गंगा कन्फ्लक्स हो जाती है बे ऑफ बंगाल में उसके बाद। तो सागर आइलैंड है इन दी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कैलकाटा से अराउंड 100 किलोमीटर अवे है। तो और इंडिया में सब सेकेंड लार्जेस्ट फेयर होता है ये, आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद सेकंड लार्जेस्ट फेयर अगर इंडिया में होता है तो वो गंगा सागर मेला होता है। तो भाई बताया गया कि वेस्ट बंगाल का यही कहना है कि गंगा सागर मेला को हम बंद नहीं कर सकते भैया, रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो जाएंगे लोगों की, लोग आउटरीजियस हो जाएंगे। हाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने बोला गंगा सागर मेला पे वही आ सकता है जो नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट लेके आएगा। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो रशिया का यही कहना है कि हम लोग नाटो के साथ जल्दी से जल्दी टाई अप करेंगे, जल्दी जल्दी टाई अप करना चाहते हैं। और इसी चीज को लेकर जो यूक्रेन, अब ये हो क्यों ना टाई अप, इशू क्यों हुआ था यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में जो क्रीमिया है या रशिया में जो क्रीमिया है, वही बोन ऑफ कंटेंशन है। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर लांस्काय, उनका सिंपल सा यही कहना है कि भैया हम एक इंटरनेशनल समिट बुलाना चाहते हैं जिसमें फ्रांस भी होगा, जर्मनी भी होगा और रशिया भी होगा, और जितनी जल्दी हो सके इस इशू को
हटाया जाए, इशू को रिजॉल्व किया जाए जो रशिया और यूक्रेन के बीच में है। और अब जर्मनी को क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन बनने वाली है जो कि रशिया से डायरेक्टली जर्मनी जाएगी, और जिससे रशिया जो है अपना इन्फ्लुएंस जमा पाएगा यूरोप के ऊपर। अपने पढ़ा भी था नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर, विक्टोरिया। मूविंग फर्दर, सो यूएस ने 3.308 मिलियन डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन एड का प्रॉमिस किया, अनाउंस किया है टू दी कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड देने की बात करी है। सो बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस यही हो सकती है गवर्नमेंट सेट टू होल्ड 35.8% इन वोडाफोन आइडिया, जो कि अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सो या दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस।